तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं एक नई कहानी, नया किस्सा लेके फिर हाज़िर हूँ बलजीत परमार फॉर यू चैनल के लिए। ऊपर आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उस किस्से की जिसने मुंबई में जो दो गैंगस्टर्स ग्रुप का एक झगड़ा लड़ाई ख़त्म हुई थी और उसके चंद समय के बाद ही दूसरे गैंग के साथ एक नई लड़ाई शुरू होती है। वो जो एक बहुत बड़ा मोड़, एक बहुत बड़ा एक स्टोन, कॉर्नर स्टोन जो हिला मुंबई के अंडरवर्ल्ड में, उसके लिए एक ही शख्स जिम्मेदार था और उसका नाम था सतीश राजे। सतीश राजे का मर्डर होता है 21 नवंबर 1988 को। और ये मैं तारीख इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि इसका जो एक इम्पॉर्टेंस है अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री में मुंबई की, वो अपने आप में एक बहुत अलग किस्म की एक अंडरवर्ल्ड की तारीखी अहमियत है उसकी। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा 2-4 मिनट। जो लड़ाई 1981 में दाऊद गैंग और पठान गैंग की शुरू हुई थी, बच्चों की लड़ाई से लेके बढ़ते 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 दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई का मर्डर जो 1981 में होता है, उसके बाद एक होल्ड नो बार्स लड़ाई पठान गैंग की और दाऊद गैंग की शुरू होती है, जो तकरीबन 6 साल चलती है, 1981 से लेके 1987 तक, जब दोनों का आपस में समझौता होता है। वो उसका जिक्र हम कई बार कर चुके हैं, समझौता कैसे हुआ, किसने करवाया, कहाँ हुआ, क्यों हुआ। लेकिन उस लड़ाई में जितने लोग मरे, शायद उसके पहले या उसके बाद कभी भी दो गैंग्स की आपसी लड़ाई में इतना खून खराबा और इतने बड़े लेवल पे जो इंसिडेंट्स हुए, कोई कोर्ट्स के अंदर हुए, कचहरी के अंदर, कुछ कचहरी के बाहर, कुछ पुलिस स्टेशनों में हुए, कुछ हॉस्पिटल्स में हुए, कुछ रेलवे स्टेशन पे हो गए। तो इस तरह से जो एक लड़ाई चली, फिर वो दाऊद के भाई का बदला लिया गया उन शूटर्स को मार के जो लोग साबिर के मर्डर में इन्वॉल्व थे, जिनमें कई लोगों के नाम थे। उसका फिर बदला लेने के लिए कोर्ट में गोलियां चलनी शुरू हुई। डेविड परदेसी, इस किस्म के दूसरा अब्दुल कुंजू, चंद्रकांत सफारिगा और इस बड़ा राजन, ये अमीरज़ादा, आलमजेब, तो ये सब कालिया एंथनी, और इस तरह से काफ़ी सारे लोग जो थे उसमें इन्वॉल्व थे और एक एक करके दोनों ग्रुप से मारे गए। कभी एक ने दूसरे के 2 मार दिए, कभी दूसरे ने दूसरे के 2 मार दिए। तो ये सिलसिला 1987 तक चलता रहा, जिसमें करीम लाला का छोटा भाई भी मारा गया, समद खान मारा गया, उसका भतीजा, दाऊद का एक भाई मारा गया, दाऊद के लोग मारे गए। तो ये सिलसिला ख़त्म होने के बाद एक लल थी अंडरवर्ल्ड में, एक जिसको एक दो दुश्मनों के बीच में, लड़ाई के बीच में जो शांति का समय होता है, उसको कहते हैं लल बिफोर द स्टॉर्म, आने वाले तूफान से पहले की शांति। वो दो ग्रुप में तो हो नहीं सकती थी लड़ाई, लेकिन नया फ्रंट कब खुलेगा और किसके साथ खुलेगा, इसका सबको इंतज़ार था। 1987 दिसंबर में जो है समझौता होता है। उसके बाद कुछ आपस में दाऊद परिवार में कुछ शादी ब्याह की सेरेमनीज़ होती हैं और उसमें सब दोनों ग्रुप शामिल होते हैं। तो एक तरफ से एक तरह से ये पूरे बाज़ार में, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बात फैल चुकी थी कि आज के बाद पठान गैंग और दाऊद गैंग की लड़ाई नहीं हो गई, इनका मिलना जुलना, उठना बैठना शुरू हो गया है, तो एक शांति का माहौल शहर में बनेगा। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो शांति जो है वो कोई 6-7 महीने ही रहेगी। होता कैसे है कि जब पूरी तरह से सब शांति होती, कैटलिस्टिक बन जाता है। एक
नया मुद्दा, एक बहाना बन जाता है, जिसको लेके नए सिरे से कुछ चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और बहाना कैसे बनेगा और उसका साधन कौन होगा, ये कोई नहीं सोच सकता। उसके पहले तक किसी ने सतीश राजे का नाम नहीं सुना था। सतीश राजे कौन है? बड़े लिमिटेड सर्कल से लोग उसको जानते थे। तो वो साक्ष्य की पर्सनैलिटी ऐसी थी, बहुत फ्लेम्बॉयंट, बिजनेस किस्म का। उस ज़माने में होंडा अकॉर्ड गाड़ी लेके घूमना, फ्लैशी कपड़े पहनने, ऊपर के 2 बटन खोल के रखने, महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, महंगी घड़ी, गहने बहने, चेन, रिंग, ये वो पहन के रखना, ब्रेसलेट पहन के रखना, और बड़े लोगों से उठना बैठना। और बड़बोला बहुत था वो, बक 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 करने की बहुत आदत थी उसको। मैं 3-4 बार उसको रेस कोर्स में मिला, और रेस कोर्स का वो रेगुलर था। मुंबई में जो महालक्ष्मी रेस कोर्स है, वहाँ पे जहाँ पे एसआर कंपनी का एक ज़माने में हेडक्वार्टर भी हुआ करता था। ये वही रेस कोर्स है जहाँ से अंबानी भाई हैं, जो दोनों, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इनके हेलीकॉप्टर आगे पीछे उड़ते हैं, और इनका जो ऑफिस है न्यू बॉम्बे में, वहाँ पे लेके जाते हैं। तो बहुत बड़ा एरिया है वहाँ पे। शादी, मैरिजेज भी बहुत होती हैं। अरुण गवली के बेटे की शादी और बेटे की शादी भी वहीं हुई थी। और इस तरह मुंबई के बड़े बड़े अमीर लोगों के बेटे बेटियों की शादी रेस कोर्स की ग्राउंड में होती रहती हैं। तो बहुत बड़े लोगों के मिलने का रेस कोर्स एक बहाना भी है, जो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन सीज़न के टाइम पे जो रेसिंग होती है, तो वहाँ पे बड़े बड़े लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, सोना चांदी हीरे के व्यापारी, कुछ कट्टर पंटर लोग जिनका काम ही जुआ खेलना और काम ही नहीं किया सारी ज़िंदगी उन्होंने, इस किस्म के लोग वहाँ पे आना। और कुछ पुलिस के ऑफिसर्स की भी स्पेशल ड्यूटी लगी होती थी। एक एसीपी अरानी हुआ करते थे, उनकी वो एक विजिलेंस ऑफिसर की तरह वहाँ पे काम करते थे। मेरे मित्र थे बहुत पुराने, क्राइम ब्रांच में बहुत काम किया उन्होंने। तो काफ़ी सारे मेरे दोस्त थे जो रेगुलर इस कोर्स में जाते थे। तो मैं कभी कभी जब मुझे किसी आदमी को मिलना होता था, बड़े आदमी को, जिसका मुझे मालूम होता था कि रेस कोर्स में जाता है, तो बजाय इसके कि मैं उसको मिलने पूना जाऊं, या नागपुर जाऊं, या नासिक जाऊं, तो मुझे मालूम था कि वो हफ्ते के बाद रेस कोर्स में रेस पे आएगा, तो वहीं पे उसको मिल लूँगा। जो मुझे उससे बातचीत करनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो उससे मैं वहाँ पे ले सकता हूँ। तो वो एक कन्वीनियंट प्लेस थी जहाँ पे हर हफ्ते 2-3 दिन बड़े लोगों को मिलने का मौका मिलता था। और वहीं पे जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स हैं वो आया करते थे, मॉडल्स आया करते थे, सेलिब्रिटीज़ आते थे, राइटर्स बड़े बड़े आते थे। बड़े अजीब लोगों का शौक़ है अभी। तो वहीं पे रेस कोर्स से लग के उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, कंपाउंड के अंदर, एक गैलप्स करके रेस्टोरेंट है, जहाँ पे पूरा खाना, स्नैक्स, डिनर, बार भी है उसमें। तो क्लब, बेसिकली वो क्लब का हिस्सा है। उसमें सिर्फ वही लोग खा पी सकते हैं जो किसी न किसी तरह रेस कोर्स के साथ अटैच्ड हैं। तो वो एक सेमी मेंबरशिप वगैरह लेनी पड़ती है, लेकिन हर आदमी वहाँ पे नहीं जा सकता। आपको वहाँ अगर जाना है डिनर लंच के लिए, तो आपके साथ कोई मेंबर होना चाहिए, या किसी मेंबर का रेफरेंस होना चाहिए जो आपके लिए ये टेबल बुक कर सके। तो इस तरीके से वहाँ जाना पड़ता है। बट इट्स वेरी कोजी प्लेस, शांति वाली जगह है। किसी को शोर शराबा नहीं, कोई इधर उधर ट्रैफिक नहीं, पोल्यूशन नहीं, और चारों तरफ शांति, ओपन जगह। तो बहुत ऐसा लगता है जैसे आप किसी हिल स्टेशन के किसी रेस्टोरेंट में आ गए हो। तो वहाँ पे मैं दोस्तों के साथ, हम लोग 2-3 महीने में एक बार मिलते थे, डिनर के लिए इकट्ठे होते थे। लोग मिल जाते थे, कोई मीटिंग्स करनी होती थी जो रेस्टोरेंट में, जब बाहर की बार में अच्छी नहीं लगती, तो उन लोगों को वहाँ बुला लिया जाता था। तो एक जो सर्कल होता है, वो मीटिंग पॉइंट, वो गैलप्स था। तो वहाँ पे ये आदमी सतीश राजे, ये भी काफ़ी आया जाया करता था। बहुत बार मैंने इसको वहाँ पे देखा, लेकिन तभी ये मालूम नहीं था कि ये आदमी एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जाएगा, या ऑलरेडी शायद बड़ा बन गया था, होगा। लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं था कि इस आदमी की वजह से मुंबई की शांत हुई
अंडरवर्ल्ड की चिंगारी लड़ाई एक तरफ से फिर नई महाभारत बन के शुरू हो जाएगी। वो अंदाज़ा किसी को नहीं था। जैसे मैंने बताया, ब्रैगिंग बहुत करता था, बोलता बहुत था, शो ऑफ करता था। और कुछ ऐसे होते हैं जो आदमी अंदर से मजबूत नहीं होते, तो वो कुछ अपनी बॉडी लैंग्वेज इस किस्म की बना लेते हैं कि लोग उनकी तरफ देखें। अटेंशन गैदरिंग कहते हैं जिसको। आज सुबह मैंने इस स्टोरी पे काम करते हुए रिटायर्ड ACP इसहाक बागवान साहब को फ़ोन किया। उनका नाम आपने बहुत लोगों ने सुना होगा। तो बागवान साहब ने पहली बात जब मैंने पूछा कि मैं बागवान साहब आपसे सतीश राजे की बात करना चाहता हूँ, तो उनका पहला डायलॉग ये था, यस ही वॉज अ वैगाबॉन्ड। तो वो आवारागर्द था। तो पहला रिएक्शन बागवान साहब का उसके लिए ये था कि वो आवारागर्द किस्म का आदमी था। आवारागर्द का मतलब नॉन सीरियस किस्म का आदमी। उसी तरह मैंने एक और एडवोकेट, मेरे मित्र हैं, मैं नाम ले लेता, बहुत बड़े एडवोकेट हैं, बड़े बड़े केसेस उन्होंने लिए हैं, राम जेठमलानी के असिस्टेंट रह चुके हैं एक समय। उनसे मैंने बात किया क्योंकि कुछ केसेस उनके पास भी थे। उनको मैंने पूछा कि सतीश राजे के बारे में मुझे कुछ बताइए। तो वो उनका पहले वही था, सबसे पहला डायलॉग बागवान की तरह उनका भी यही था कि ही ऑलवेज ओवर एस्टिमेटेड हिमसेल्फ। वो तो फुकरा था। एक नॉर्थ इंडिया में एक टिपिकल वर्ड होता है हमारे, होता है फुकरा। जो आदमी ओवर स्मार्ट अपने आप को समझता है, ओवर एस्टिमेट करता है, दिखावा ज़्यादा करता है, उसको फुकरा किस्म का आदमी कहते हैं। तो ये दो शख्स जो सीनियर बंदे, उनकी जो राय सतीश राजे के बारे में है वो समझनी बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि अगर सतीश राजे की नेचर ऐसी नहीं होती तो शायद दाऊद गैंग और अरनगावली की लड़ाई कभी नहीं होती। अब कैसे होती है देखिए, उसके 2-3 क्यास हैं। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके स्टडी किया है कि क्यों ऐसी बात हुई। उसके पहले दाऊद का गवली के साथ कोई झगड़ा नहीं था, किसी किस्म का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था, आपस की कोई रवैलरी नहीं थी, ना कोई दोस्ती थी ना दुश्मनी थी। वो अपना काम करते थे, वो अपना काम करते थे, दोनों गैंग। तो ये अचानक क्या हुआ? एक थ्योरी उसमें ये कहती है कि सतीश राजे कहीं किसी बड़े बिजनेसमैन के ग्रुप में बैठा था। महाराष्ट्रियन बिजनेसमैन थे वो। परेल एरिया के जो गढ़ है महाराष्ट्रियनों का बॉम्बे में, दादर परेल वर्ली एरिया, वहाँ पे जो ग्रुप था वो देवर सिंपैथाइजर्स ऑफ अरुण गवली। उसके साथ उनकी हमदर्दी थी। लेकिन मिलना जुलना कम होता था तो लोग लड़ते भी हैं ऐसे लोगों से मिलना। तो वहाँ पे उस मीटिंग में कहीं बैठे हुए सतीश राजे ने कुछ ऐसी बातें कही अरुण गवली के बारे में और दाऊद के बारे में कि जिनको देख सुन के ये लगा कि कहीं ना कहीं जो अरुण गवली है उसको कोई उसके ऊपर हमला होने वाला है। सतीश राजे ने कहीं बोल दिया होगा, अपना बड़बोला तो था कि आप देखो हम तो अरुण गवली को सीधा करेंगे, हमारी डी कंपनी बहुत स्ट्रांग हो रही है। तो और उसकी बात लोग मान भी लेते थे क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट था। वो नागपाड़ा में जो पाक मोडिया स्ट्रीट में जो ऑफिस था या टेमकर मोहल्ला में जो ऑफिस था जहाँ पे नूरा बैठा करता था, वहाँ वो अक्सर आया जाया करता था। लोगों को ये तो मालूम था कि ये डी कंपनी के क्लोज़ है। और ऐसा आदमी जब कोई स्टेटमेंट देता है तो उसका वो बहुत दूर तक जाती है। तो वो बात शायद अरुण गवली तक पहुंच गई और उसने इसके पहले कि मेरा रेपुटेशन जो है मार्केट में ख़राब हो। अब देखिए, अगर इस किस्म की बात बाज़ार में फैल जाए कि एक गैंग जो है वो नीचे जा रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं, दूसरा गैंग बहुत ऊपर आ रहा है, तो जो मार्केट वैल्यू होती है गैंग की वो बढ़ जाती है। आपके आमदन के सोर्सेज बढ़ जाते हैं, आपकी एक्सटॉर्शन की डिमांड्स और बढ़ जाती हैं, आपको प्रोटेक्शन मनी मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये एक गिवन डिमांड एंड सप्लाई वाला धंधा है जो अंडरवर्ल्ड है। चलती उसी की है जिसका डंडा ज़्यादा मजबूत होगा। तो इसलिए अंडरवर्ल्ड में कंपटीशन चलता है कि जिसकी बड़ी किलिंग होगी, जो गैंग बड़े शिकार करेगा उसकी उतनी ही कमाई आगे बढ़ती जाएगी। तो ये इनका एक असूल भी रहता है।
तो कहते हैं कि उस बात का इस आदमी को सबक सिखाने के लिए कि ये आदमी अपने आप को क्या समझता है, तो अरुण गवली ने उसकी फील्डिंग लगाई और उसको मरवा दिया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरुण गवली को भी मालूम था डी गैंग की तरह कि अगर आज के दिन में डी गैंग तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, एक गैंग डी गैंग ने डेसिमेट कर दिया, पठान गैंग ख़त्म हो गया, और कहीं वो हाल मेरे साथ भी नहीं हो। अरुण गवली भी गैंगस्टर था, वो भी इतने सालों से गैंग चला रहा था, उसका भी अपनी सर्वाइवल का सवाल था। उसको कहीं ये लगा कि अगर मैंने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो कल कहीं ये डी कंपनी मेरे ऊपर भारी नहीं पड़े। तो उसने एक प्रीएम्प्टिव मेजर, एक डिफेंसिव स्टेप, कि इसके पहले कि डी कंपनी मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले, उसके पहले मैं उनको एक्शन लेके बता दूं कि काम कैसे करते हैं। तो उसके लिए उसको एक सॉफ्ट टारगेट चाहिए था। अब ये तो इमीडिएटली पॉसिबल नहीं था कि अरुण गवली जाता और दाऊद को मार देता, या दाऊद के भाइयों को मार देता, या कुछ ऐसा एक्शन लेता जो डायरेक्ट उसकी कन्फ्रंटेशन डी कंपनी के साथ होती। तो ऐसे मौके पे गैंगस्टर जो हैं, डॉन, वो एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढा करते हैं जिसको ढूंढना आसान हो और मारना आसान हो, रिटेलिएशन उसकी पर से नहीं हो। तो सबको मालूम था कि तीसरा जो अकेला ट्रैवल करता है, बॉडीगार्ड वगैरह ना साथ में वो रखता नहीं। हाँ, गाड़ी बहुत बड़ी थी उसके पास, होंडा अकॉर्ड गाड़ी, जो उस नए नए अमीर उस ज़माने में जो बने थे वो सबने होंडा अकॉर्ड ले रखी थी, वो एक स्टेटस सिंबल था। तो वो गाड़ी जो लेके वो निकलता था, लोग देखते थे कि इस गाड़ी में कौन जा रहा है, ये एक उसने अपनी हवा बनाई हुई थी। तो खैर कुछ भी हो कारण, हकीकत ये रही कि 21 नवंबर 1988 को अपने घर से, सतीश राजे का घर परेल विलेज में था। परेल में बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है, KEM हॉस्पिटल। उसके थोड़ा आगे जाते हैं तो जब बाईखला की तरफ जाते हैं, लाल बाग की तरफ, तो राइट साइड में एक छोटी सी गली में हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च करती है दवाइयों की, बीमारियों की। बहुत बड़ी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट। उसकी गली में थोड़ा आगे जाएं तो ऊपर थोड़ा चढ़ाई है, पहाड़, हल्की सी पहाड़ी रास्ता है, वहाँ पे परेल विलेज है। वो काफ़ी पॉश एरिया गिना जाता है। तो वहाँ पे ये शख्स सतीश राजे रहा करता था। तो वहाँ से निकल के सतीश राजे डी कंपनी के, दाऊद के भाइयों के, इसके भाई तभी दाऊद के बम्बई में ही थे, नूरा भी यहाँ पे था, शायद अनीस भी था, इकबाल भी था। तो उनको मिलने के लिए निकला अपने घर से, और वो इसको उसी रास्ते से निकल के जाना पड़ता है जो बाईखला ब्रिज, उसके साथ मैं एक दो बार आपको जिक्र कर चुका हूँ, आपने सुना होगा वीडियोस में। एक तो सोली का पेट्रोल पंप आता है जिसका बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे जिसने यारी दोस्ती में टाइगर मेमन को गाड़ियाँ खरीद के दे दी थी, उसके पंप के साथ बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में जो कल हमने वीडियो चलाई, जहाँ पे मौलाना बुखारी का कत्ल होता है रोड के ऊपर, उसी रोड से, उसी जगह से हार्डली 10-15 मीटर की दूरी पर सतीश राजे की गाड़ी रोकी जाती है, उसी रोड पे, उसी सड़क पे। लेकिन पहले तो इस आदमी को, गाड़ी को एक टैक्सी आके रोकती है जिसमें 4 लोग सवार होते हैं, और उनको ये मालूम था कि इसकी जो होंडा सिटी की गाड़ी है उसकी विंड स्क्रीन और कांच बहुत मजबूत होते हैं और उनको गोली उनमें से शायद निकल के बराबर नहीं जाएगी। तो वो हथौड़े साथ में लेके आए थे, तो हैमर से, हथौड़े से कार की विंडशील्ड को तोड़ा गया और उस पर गोलियों की बौछार की गई। वो 10-12 गोलियाँ इसको मारी गई। जब उनको लगा कि अब ये मर गया है, हिलेगा नहीं, तो वो उसी टैक्सी में वहाँ से फरार हो गए। तो ये एक अंजाम दिया गया इतनी बड़ी घटना को। लेकिन इसका खमियाजा देखिए आगे जाके, कितनी लंबी लड़ाई दाऊद गैंग की और अरुण गवली गैंग की हुई। ये हादसा हुआ दाऊद के ऑफिस से तकरीबन आधा 1 मील पहले। तो इतना नज़दीक जाके समझो, एक तरह से दाऊद के गढ़ में जाके अरुण गवली ने दाऊद के एक ख़ास आदमी को
जिसको कहते थे कि उसका फाइनेंसर है, फाइनेंसर्स की देख रेख करता है, पैसे का लेन देन करता है। इस किस्म की बातें सतीश राजे के साथ जुड़ी हुई थी, जो वो खुद भी बक बक करके बोल देता था। खैर, अब उसका रिटेलिएशन देखिए। 21 नवंबर को जो हादसा हुआ और 4 दिसंबर को, 21 नवंबर के बाद 4 दिसंबर, तो 9 दिन वो और 3 दिन वो, 12 दिन 13 दिन के अंदर अंदर दाऊद कंपनी ने, डी कंपनी ने इतना बड़ा उसका बदला लिया, जो अपने आप में मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास में द हिस्ट्री ऑफ अंडरवर्ल्ड जब लिखी जाएगी और उसमें उस घटना का जिक्र जरूर आएगा, और वो थे अशोक जोशी का मर्डर। अब अशोक जोशी उस ज़माने में अरुण गवली का खास आदमी था। मैं आपको एक किस वीडियो के साथ एक तस्वीर दिखाऊंगा आज। वो तस्वीर है नागपुर जेल की। नागपुर जेल के कंपाउंड में दगड़ी चाल के 18 लोग बैठे हैं एक झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे, जिसमें अरुण गवली बैठा है, बाकी लोग सब खड़े हैं। तो वो तस्वीर मैं छापूंगा। उसमें अशोक जोशी भी है, उसमें सदा पावले भी है, उसमें तानिया कोली भी है, उसमें बाकी लोग भी हैं। तो वो पूरा गैंग खड़ा है 18-20 लोगों का, जेल के अंदर मीटिंग कर रहे हैं एक झाड़ के नीचे प्लेटफॉर्म पे बैठ के। वो अपने आप में बड़ी लंबी कहानी है, वो पूरी कहानी फिर कभी सुनाऊंगा, लेकिन तस्वीर आपको दिखा दूंगा कि अशोक जोशी, अरुण गवली बैठा है और अशोक जोशी उसके साथ में खड़ा है, और उसके साथ जो उसके बाकी लोग अरुण गवली के, और जो भोसले था वकील, वो अरुण गवली के पीछे बैठा है। आप पहचान लोगे सबको, जो लोग देखते हैं रेगुलरली। खैर, तो 4 दिसंबर को पनवेल के नज़दीक दाऊद के गिरोह से डी कंपनी सतीश राजे के मर्डर का बदला लेने के लिए अशोक जोशी और उसके 3 साथियों को वहाँ पे मार देती है। और ये वो पूरे लोग, उसमें ज़्यादा छोटा राजन के इन्वॉल्व थे, उन लोगों को वहाँ से निकाला गया उसके बाद। और उस इंसिडेंट के बाद ही छोटा राजन को बम्बई छोड़ के दुबई जाना पड़ा। कितनी बड़ी तब्दीली एक अंडरवर्ल्ड में आई एक सतीश राजे के मर्डर के बाद। एक एक्शन के बाद उसका चेन रिएक्शन, उसके बाद उसका सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, और ये लड़ाई में कम से कम 80-85 लोग ओवर द ईयर्स मारे गए डी कंपनी के और अरुण गवली के। और उसका कारण था एक शख्स जिसका नाम था सतीश राजे। तो ये कहानी आप सुनते रहिए। आने वाले दिनों में और नए किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।